सत्र की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान में अकलियतों के जाने पहचाने नेता मुन्ना मकरानी साहब, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक संयोजक और जिनके प्रयास से ये कार्यक्रम अपना आकार ले चुका है, ऐसे आपके गतिशील प्रदेश अध्यक्ष एम सदीक पठान साहब, कार्यक्रम में उपस्थित अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मजीद मलिक कमांडो साहब, महामंत्री हमीद खान जी, इकराम जी, और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के दर्शन में, रीति में, नीति में, कार्यक्रमों में विश्वास रखने वाले पूरे सूबे के अलग अलग स्थानों से आए हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के मजबूत और जाबाज कार्यकर्ताओं और मित्रों, मैं सबसे पहले सादिक खान साहब आपको बधाई देना चाहूंगा। आपने इस मोर्चे की पहचान बना दी। आपके संघर्ष में, आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों ने अकलियत समाज के लोगों के बीच में यह चर्चा शुरू कर दी कि उनकी बहबूदी के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में एक ऐसा संगठन जिसकी सरपरस्ती भारतीय जनता पार्टी करती है, वो कर रहा है। लंबे समय से मैं स्वार्थिक जीवन में हूं, पर प्रशिक्षण शिविर, वो भी अल्पसंख्यक मोर्चे का, वो भी लगातार 3 दिन तक चले, अलग अलग सत्रों में चले। ये बात मैं पहली बार देख रहा हूं, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। मेरे बारे में, मेरे परिचय के बारे में जो बात कही गई और मेरे परिचय के साथ जिस धरती का नाम जुड़ा है, जहां के आशीर्वाद ने मुझे लगातार 7 बार एक ही जगह से बिना हारे विधानसभा में भेज दिया, वो स्थान चूरू है। चूरू में 2 नगर पालिकाएं हैं, एक नगर परिषद चूरू, एक नगर पालिका रत्ननगर, और दोनों के अंदर आबादी में देखूं तो लगभग 40% अल्पसंख्यकों की आबादी है। हमारे यहाँ बड़े बड़े गांव हैं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक नैरेटिव बन गया, एक परसेप्शन बन गया कि भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक दोनों एक दूसरे से दूर है। मैंने इसको टूटते देखा है, और आप अगर देखें तो हमारी धमनियों में दौड़ने वाला खून एक है। आप सबका की संस्कृति वही है जो हमारी संस्कृति है, खान पान हमारा समान है, मुल्क प्रस्ती आपके मन में भी है, मेरे मन में भी है। उसके बाद भी ये मुल्क जब आजाद हुआ और आजादी के समय में इस देश के 2 टुकड़े जिस आधार पर किए गए, और उस समय भी कांग्रेस के तत्कालीन लोगों का एक ही मकसद था कि हम किस प्रकार से चाहे भारत मां के 2 टुकड़ा हो जाए, परंतु हम सत्ता को प्राप्त कर लें। और उस समय के बाद परिस्थितियां बदलती गई, समय का काल चक्र घूमता चला गया, परंतु कांग्रेस पार्टी ने इस मेहनत का समुदाय को अपना जड़ खरीद वोट बैंक मान लिया।
जिस प्रकार हम बैंक में जाते हैं और बैंक में जब हम चेक लेकर पैसा भुनाने जाते हैं तो चेक देते ही एक ठप्पा लगता है, उसके बाद हमारे पैसे में ले लेते हैं। कांग्रेस के मन में ये मुगालता रहा कि हम अल्पसंख्यक भाइयों के वोट हम हाथ का निशान दिखाएंगे और ठप्पा लगाकर हमें अपना पक्ष इजहार कर देंगे। मैं समझता हूं जब हम चर्चा अल्पसंख्यक समुदाय की चर्चा करते हैं तो समग्र रूप से हम जब चर्चा करते हैं तो हम कहां से चले थे, 94 मंजिल को प्राप्त करने के लिए किस मंसूबे से चले थे। आजादी का अमृत महोत्सव आ गया, हम मना रहे हैं, परंतु हम मंजिल के किस जगह पर पहुंच गए, इसके बारे में हमें चर्चा भी करनी चाहिए, मंथन भी करना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए। अभी एम सदीक साहब ने एक प्रदर्शनी लगा रखी है। उस प्रदर्शनी में भारत सरकार की योजनाओं का जिक्र है। अल्पसंख्यक योजना कमाओ खाओ से लेकर उत्पाद से लेकर स्किल से जुड़ी वाली योजनाओं का सचित्र वर्णन कर रखा है और एक चित्र में हमारे मुल्क ने इन वर्षों में क्या तरक्की की उसका जिक्र भी है। समय बदला, मुझे याद आ रहा है जब पहले गांव में जाया करते थे तो गांव में अंधेरा दिखता था, गांव के अंदर विद्युतीकरण पूरा नहीं था, गांव के अंदर हमारे इलाके के अंदर सड़कें नहीं थी, गांव के अंदर तामीर का प्रबंधन नहीं था, गांव में रोजगार से जुड़े हुए लोग कम थे, कच्चे मकान हुआ करते थे, कांटों की बाढ़ हुआ करती थी। पर अब हमने एक बदलते हुए हिंदुस्तान को देखा, बदलते रूप को देखा, गांव की बदलती तस्वीर को देखा। वो उजला गैस जो कभी अमीरों का हक हुआ करती थी, हमने उसको गरीब की झोपड़ी में बैठा हुआ जाते हुए देखा। हमने हर घर में बिजली पहुंचे, हर घर के अंदर विद्युत का प्रकाश हो। हमने दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना से वहां प्रकाश जाते देखा। हमने 250 तक की आबादी में, चाहे वो किसी भी जात समाज की हो, उसमें सड़क से जुड़ने का साक्षी हम रहे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 तक इस मुल्क में कोई गरीब नहीं रहेगा जिसके सर पर छत नहीं हो। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकानों को बनते देखा। जल जीवन मिशन से हर घर के अंदर स्वच्छ पानी पहुंचे, चला। गांव गांव में हमारे गौरव की रक्षा के लिए हमारे इज्जत घर बनना प्रारंभ हो गए, जिनको हम शौचालय कहते हैं। उस बात को भी हमने देखा। इन सारी बातों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये सारी योजना में कहीं कोई ऐसा क्लोज नहीं देखा मुझे। कई विदेश में पढ़ता हूं, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हूं, जिसमें लिखा होगा कि इनका लाभ सिर्फ एक समुदाय को मिलेगा, एक समुदाय को नहीं मिलेगा। और उसके बाद आज इस बात की चर्चा जब हम करते हैं, मैं सरकार की विफलताओं को चर्चा बाद में करूंगा, पर मेरे मन के भाव है। आप वो लोग हो जो समाज की अगुवाई करते हैं। आप जब अपने मोहल्ले के अंदर अपनी बात को कहते हो तो समाज के दो लोग ठिठक कर रुक कर आपकी बात को सुनते भी हैं। आप सब लोगों ने 2005 के अंदर राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में जो सच्चर कमेटी बनी, मनमोहन सिंह जी ने बनाई, और ये कहा था हम हिंदुस्तान के अकलियतों की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलेंगे।
और कुछ बदला या नहीं बदला, तो एक बात इस मुल्क के सामने जरूर आ गई। मैं चाहूंगा स्ट्रक्चर कमेटी आज भी ऑनलाइन में आपको मिल जाएगी, उसकी आखिरी 5 पेज को आप जरूर पढ़ें। एक तुलना की गई, आज जब विज्ञान सोपान चढ़ता चला गया, अंतरिक्ष तक की यात्राएं होने लग गई, छोटे छोटे कस्बे किशनगढ़ के अंदर भी हवाई जहाज उतरने लग गया, उस समय ये अल्पसंख्यक समाज कहां खड़ा है? मैं नहीं कह रहा, स्ट्रक्चर कमीशन कह रहा है कि इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा सबसे कम रोजगार किसी के पास है तो अल्पसंख्यक के पास। इस मुल्क में स्नातक तक की शिक्षा अगर सबसे कम किसी के पास है तो अल्पसंख्यक के पास। इस मुल्क के अंदर सबसे कम जिसके सर पर छत है वो अल्पसंख्यक भाई है। बैंकों से ऋण लेने की प्रतिशत को जब हम देखते हैं आपकी आबादी के हिसाब से, तो वो प्रतिशत निकलता है 16%, 17%। बैंकों से आप नहीं जुड़े, उद्योगों से आप नहीं जुड़े, शिक्षा से आप नहीं जुड़े, पर एक जुड़ाव बरकरार रहा, कांग्रेस का वोट बैंक समझकर आपको इंसानी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आजादी के वर्षों पर बीत जाने के बाद जो स्थितियां प्रतिज्ञा बनी है, कौन जाएगा उस समाज के पास? उसको झकझोर के खड़ा करने के लिए कौन हिम्मत करेगा? जिन लोगों ने आपने वोट दे दे के जिनको इस लोकतंत्र में ताकत बढ़ी, कानून बनते चले गए, सरकारें बनती चली गई, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया? अल्पसंख्यक मोर्चे से निवेदन करूंगा, आप यूपीए की सरकार के अंदर, पूरी सरकार के कालखंड के अंदर अल्पसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक मंत्रालय के रूप में भी किसी ने माना नहीं। कितना आपकी योजनाओं पर कितना उन्होंने पूंजीगत व्यय किया और कितना आज पूंजीगत व्यय हुआ, इसके बारे में निश्चित तौर पर आपको जानकारी लेकर सोचना चाहिए। आपके सरपरस्त कौन है? ये काम अब चलेगा नहीं। पर मैं समझता हूं जब हम जंगे आजादी की बात को देखते हैं, कौन थे साफुल्ला खान, कौन थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, कौन थे रफी अहमद तनवी? जंगे आजादी के इतिहास में क्या इनके इतिहास को मिटा पाएंगे हम? कौन कहता है कि अल्पसंख्यक समाज का आदमी मुल्क प्रस्ती नहीं है? 1965 का भारत पाक का युद्ध हुआ, मैं जहां से चुनकर आता हूं, मुझे करेक्ट करेंगे शायद कैप्टन हमीद इनाम है, आज भी हमारे अगुणे मोहल्ले के अंदर उनके नाम की सड़क इसलिए है कि उन्होंने उस वक्त भारत पाक के युद्ध के अंदर इस तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए सीने पर गोली खाई थी। 1965 के अंदर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को भूल सकते हैं? मेजर हसन की कुर्बानी को भूल सकते हैं? हमारे अयूब खान जी, उन्होंने परमवीर चक्र मिला, क्या वो अल्पसंख्यक नहीं थे? 1971 में क्या मुराद खान की कुर्बानी को भूल सकते हैं? उनकी शूरवीरता को भूल सकते हैं? नूर मोहम्मद के उस वीरता को भूल सकते हैं? प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 के अंदर, उस समय जब हमारा मुल्क गुलाम था, उस समय भी जब मुल्क की तरफ से लड़ने की बारी आई, 18 मुसलमान भाइयों ने उसमें शामिल की। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर 46 ने दी। मैं बैठा बैठा रास्ते में खोज रहा था
ये जो युद्ध में जब हमारे पड़ोसी ने हमें ललकारा, कितने अल्पसंख्यकों ने सीने पर गोली चली सेना के अंदर जाकर, उनकी संख्या 1-2 नहीं 215 है। और मुझे अफसोस कई बार होता है, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊंगा, फिर अभी भीलवाड़ा के कुछ लोग मुझसे अभी मन से ही मिल रहे थे। कालंदरी मस्जिद किसने शहीद की? किस कालखंड में हुई? क्या सदा का हकदार वो नहीं है जो हमारी भावनाओं के साथ खेलने का काम करे? मैं समझता हूं कुछ सवाल ऐसे हैं जिन सवालों का जवाब जब तक बेजुबान जो हो गए उनको जुबान देने का काम नहीं करोगे तो हम लोग न्याय नहीं करेंगे। लोग आपको जब आप झंडा लेकर निकलते हैं उस समय एक ही बात कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी आएगी, खा जाएगी। ये हमारे दो अल्पसंख्यक मोर्चे के एक पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, ये सामने जेडी साहब बैठे हैं, 7 बार का तो मैं एमएलए हूं, मेरी मुसलमान बहुल्य क्षेत्र का है कोई माइकल लाल जो ये कह सके कि उस कालखंड में उनके साथ नाइंसाफी इस बात को लेकर हो गई कि जहां मैं समाज का भीतर था, दूसरे का था। ये सारी बातें इस डर को निकालकर निश्चित तौर पर हम सब लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। और मुझे जो विषय दिया गया, मौजूदा सरकार की असफलताएं और सफलता का जब इतिहास सफलता का हो तो उसमें असफलता का इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए, पर जहाँ असफलता ही हो, जहाँ रोज सुबह उठ के देखते हैं सरकार के कारण से किसी न किसी पन्ने पर अबला की टूटी हुई इज्जत की कहानी छपती है। कई कर्जे में डूबा किसान आत्महत्या करता है, उसकी कहानी छपती है। जहाँ दहशतगर्दी आम बात हो गई, क्या योजनाओं के आधार पर जो सपने दिखाए वो भूल घोषित होने की बात गांव में बैठा व्यक्ति करने लग गया, तो मैं फिर असफलता की बात कहां से प्रारंभ करूं? भाई जब मैं आया था, प्रेस के बंधु मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो मैंने वहां भी कहा था कि अंतर विरोध होता है, विरोध भी होता है, पर उस विरोध करके दो घर में भी झगड़ा होता है, उसकी भी एक उम्र होती है। पर ये कांग्रेस में सत्ता लोलुपता को लेकर जो अंतर विरोध का युद्ध प्रारंभ हुआ और थमने का काम नहीं किया, कभी नहीं सुना हमने कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कहे कि मेरी सरकार की चुने हिल गई, संगीनों का पहरा लगा दे और 34 दिन तक 5 सितारा होटल में जाकर अपने विधायकों को कैद कर दे, खुद कैद हो जाए। हमने तो नहीं उनको कहा था कि आपकी सरकार को भवन में जाए। 2 टुकड़ों में बटी कांग्रेस की कहानी आम जन की जुबानी बन गई। मैंने पहली बार वो मंजर देखा, विधानसभा में अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, मुख्यमंत्री जी कंडक्टर बन के एक बस पर चढ़कर आ गए। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने 1 मिनट भी आंख बदल ली तो कहीं उस बाड़े से पंछी उड़ नहीं जाए। कभी 2 दिनों के अंदर समाचार पत्रों में आपने सारी चीज को पढ़ा है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के आला कमान को गीला कमान होते मैंने देखा। राजाओं के समय में आप देखना, इतिहास उठाकर इतिहास के लोग बैठे होंगे, दूध जाकर कहता था दूसरे
मंत्री राजा को संधि का प्रस्ताव लेकर जाता था, पर दूध का अपमान नहीं होता। दूध की बात सुनकर सामने वाला राजा कहता था नहीं तेरा प्रस्ताव मंजूर नहीं कुछ होगा, और फलानी जगह पर तेरी सेना को लेना युद्ध लड़ेंगे। पर यहाँ कांग्रेस के दूतों की जो दुर्गति हुई वो किसी से चुकी हुई। मैंने आज भी कहा त्याग पत्र विरोध त्याग पत्र दे दिया, तो त्याग पत्र को मंजूर नहीं कर रहे तो उसकी बात हम बता देते हैं कौन से फॉर्मों में त्याग पत्र देना है। तो त्याग पत्र देने वाले मंत्री को मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, दिन में त्याग पत्र और शाम को मालपत्र, जो भी ट्रांसफर का सिगरेट चल रहा है, ट्रांसफर का उपयोग चल रहा है, आप सूची पर तकसीद कर रहे हैं। जलालत हो आपकी इस नैतिकता पर। आज हालात क्या है मैं समझता हूं, इन हालात के बारे में आप चले जाना, और मैं आप ही से कहता हूं आपका एक गांव होगा, आपका एक मोहल्ला होगा, उस गांव और मोहल्ले में जाना और निश्चित तौर पर जहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले वहां जाना। कांग्रेस के नेताजी भाषण देने आए होंगे, उन्होंने कुछ समझदार दिखाए होंगे, उनसे पूछना भाई अब तो सरकार का बुढ़ापा है, और भाई ये सरकार तो शुरू से ही वेंटिलेटर पर है। अब वेंटिलेटर में मरीज का खुदा का भरोसा है कब दम तोड़ जाए, और सरकार के नवंबर में 4 साल पूरे होने ही हैं, उसके बाद चुनावी साल है ही। तो सवाल इस बात का है, वादा किया जिस आधार पर बड़े वादों की बात नहीं करूं, बाद में करूंगा, अगर आप प्रयोग के तौर पर यह बात जरूर करना अपने मोहल्ले में जाकर, परसों जाओगे तो मोहल्ले में खड़े होकर पता पूछना कि वो कौन सा वादा था जो या तिरंगा लेकर आए नेता करके गए थे, आज उनकी हालात क्या है। ये घोषणा भी इनकी सरकार है, इनके मुख्यमंत्री इस सदी के सबसे बड़े झूठे घोषणावीर है। घोषणा कर कर भूल जाना इनकी आदत में शुमार है। तो भाइयों अभी आपने देखा होगा 2003 के अंदर एक पुलिस एक्ट बना, उसमें यह हुआ कि अभी साझा करो किस मुल्क के किस सूबे में कितने अपराध हो रहे हैं, किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं। एक ग्रिड बना दिया नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट, उसमें सारे डाटा था, और उसकी रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई हमने एक बार वो तीसरा खिताब जीत लिया। महिला दुष्कर्म के अंदर 2019 में मुल्क में 1 नंबर पर, 2020 में 1 नंबर पर, 2021 में 1 नंबर पर, और 6337 बलात्कार हुए, 17 बलात्कार हो गए। अखबारों ने छापा, मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा जोरदार था। उन्होंने कहा कि ये बलात्कार करने वाले विदेश से नहीं आते, ये तो परिवार के रिश्तेदार हैं। आज आपकी हमारी संस्कृति है, बुआ की फूफी की संस्कृति है, मौसी की संस्कृति है, भाई की संस्कृति है। अरे अपराध आपके इस नालायकी बड़े से बड़े, और आप हमारे सामाजिक ताने बाने पर एक तरह से आरोपित करना चाहते हो, कलंक लगाना चाहते हो। उसमें उन्होंने कहा कि 40% मामले झूठे दर्ज में। मैंने दूसरे दिन कहा कि मुख्यमंत्री जी पढ़े लिखे हम भी हैं, झूठा मामला दर्ज होता है CRPC 182 के अंदर उस पर कार्रवाई की जाती है, झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले पर। मेरे को आंकड़ा बता दो, ये जो आंकड़ा है 6337, उसमें 45% झूठे, तो 187 कितने में चलाई। और दूसरा, जिन लोगों ने सबसे बड़ा इस बार वो कर्जा माफ हो जाएगा, जो भोले पड़े में स्कीम के सिकंजे में है, उसमें अनुसूचित जाति के लोग पूरे मुल्क के अंदर हम दूसरे स्थान पर। सुरक्षित नहीं है हमारा अनुसूचित जाति का भाई, और अनुसूचित जनजाति में हम उसका भी दूसरे स्थान पर। मतलब किस प्रकार का शासन है,
आज हमारे ये अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनको मालूम होगा कि चूरू के अंदर एक गैंगस्टर ने एक अल्पसंख्यक उद्योगपति को धमकी दी, उसकी ज्यादा परवाह नहीं की। उसने अपने करिंदे भेजे, करिंदे उसकी दुकान पर गए, वो वीडियो कॉलिंग कर रहा है, सब पता बोल रहा हूं तेरा बाप। उसके बाद रिवॉल्वर लगा के वहां से लूट करते हैं। ये लोग मेरे पास आते हैं, हमने बात को आगे बढ़ाई। ये शासन है जहां गैंगस्टर रंगदारी वसूल कर रहे हैं, जेल में भेजकर बैठकर किसकी शय पर कर रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर सुबह से शाम होती है 7 हत्याएं हो जाती है। राजस्थान में 222 चोरियां होती है। चोरी हो गई तो माल गया, चोरी की बरामदगी 10-12% से ज्यादा नहीं। ये जितने भी वर्दी पहले लुटेरे हैं बड़े सो पाए। थाना कचहरी की नीलामी में जब थाना नीलाम हो रहा है और ताश के पत्तों की तरह थानेदार बनने जाते हैं, ज्यादा पैसे देगा उसी को थाना अच्छा मिलेगा। और फिर वो शाम के अंधेरे में राजमार्गों पर खड़ा होकर वसूली करते हैं। क्या उस समय छोड़ते हैं कि भाई ये तो अल्पसंख्यक समुदाय की गाड़ी आ गई, ये तो वोट बैंक कांग्रेस का, इसको जाने दो, किसी को जाने दिया तो मुझे बताओ। हमें इन सवालों को समाज में खड़ा करना पड़ेगा। और भैया भ्रष्टाचार की तो बात की, क्या करूं मैं। अभी कल आपने पढ़ा ना, कांति मीणा जी के 2 पुत्र गिरफ्तार हुए 5 लाख। अगर एसीपी को पहले पता होता कि ये सत्ता का साथ रखने वाले विधायक जी के पुत्र हैं तो शायद उन पर हाथ नहीं डालते। क्या हालात है। जीरो डिस्क्रिप्शन, जीरो करप्शन और जीरो टॉलरेंस की बात इन्होंने कही। आज अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे अखबारों में पढ़ा होगा आपने, इंडियन करप्शन सर्वे। हिंदुस्तान में कितना करप्शन है। राजस्थान को सबसे ज्यादा भ्रष्ट प्रदेश माना। 67% लोगों ने कहा बिना सुविधा शुल्क के काम नहीं होता। तो भैया 67% लोग है राजस्थान के, उसमें कोई आप नहीं हो क्या। जरा इन कांग्रेसियों को वोट देने वाले लोगों को कौन है भाई, जरा बता। तेरे पट्टा बनना, तेरा पात्र परीक्षा में नाम लिखाना, तेरे को एनओसी लेनी, तेरा लेजिटिमेट काम, तेरे तो पैसे लगने ही नहीं चाहिए यार, तू तो वोट बैंक है। अभी पिछले दिनों कौन सा गाँव में एक गांव में कुछ लोग मिलने आए तो सवाल हमने खड़ा किया, भाई तुम काम हमारे पास आते हो तो बताओ, नाक पर उंगली रख के को कभी वोट दिया कांग्रेस के अलावा नहीं किया। मैंने कहा क्यों देते हो, तो हमारी भाषा में बोला काको जी देता, काको जी का तू देता, दादो जी भी देता। फिर बोले मैं तो सदा ही देवा। तो काको जी दादो जी सदा देने वाले लोगों से पूछो तो सही। बरसों से कांग्रेस के मत की पेटी को भरी, पर आज इस दहशतगर्दी के, भ्रष्टाचार के इस तांडव में तुम सुरक्षित हो क्या। अभी बहुत बड़ी बात आई, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि या तो रोजगार दे देंगे भाई, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पक्का। 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता। 67 लाख बेरोजगार है और इस 67 लाख बेरोजगारों में 23 लाख जिम्मेवारी से बात कर रहा हूं, 23 लाख ग्रेजुएट है, बेरोजगार ग्रेजुएट है। और उन्होंने पहले कहा कि मैं 2 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने कहा चलो 67 लाख में 2 लाख को तो मिलेगा। ये आपने 2-4 दिन पहले भाषण में मेरा ही सवाल अटक गया। मैंने उनको पूछा कि ये 4 घंटे जो चौकीदारी करानी चालू कर दी आपने बेरोजगारी भत्ता देने से पहले, अब कितने लोग आपकी चौकीदारी करने के लिए मंजूर जो खड़े हैं आपके अलग अलग विभागों में? उत्तरायण 53,000
बेरोजगारी का तांडव, और बेरोजगारी में भी अभी जो ताजे आंकड़े हैं सीमाई के, उसमें 31.4% बेरोजगारी। अभी आपने देखा होगा CHA कोविड सहायकों, जिन्होंने जब सारी दुनिया ठहर गई थी उस समय जान को जोखिम में डालकर कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा की। सरकार ने वादा किया नियमितीकरण करने का, नौकरी से निकाल दिया। संविदा कर्मी है हमारे यहाँ 2,65,000 वोट लेने थे, उन्होंने कहा सारे संविदा कर्मियों को हम नियमित कर देंगे। फिर कहा कि इनका कैडर अलग से बनाएंगे, कल्ला कमेटी बना दी। क्या हसर हुआ कल्ला कमेटी का? क्या बेरोजगारी का अंत कर दिया? मैं पूछना चाहता हूं जब अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में जाएं, सच्चर कमीशन कहता है सर्वाधिक बेरोजगारी आप में। मैं इतने सालों से यहां हूं, इतने सालों से मेरे पास लोग आते हैं, सिर्फ एक काम आते हैं, मेरा पासपोर्ट का रिन्यूअल करा दो, मेरा पासपोर्ट करा दो। क्या हालात है। जब बच्चा जवान होता है, पिता खामिंद सोचता है कि मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, वो पासपोर्ट लेता है, वो उस सऊदी अरब और उन देशों में जाता है, कुवैत में जाता है, बहरीन में जाता है, 5-7 हजार किलोमीटर दूर चला गया, पत्थर तोड़ता है, सिर्फ इसलिए तो उसके पास हुनर नहीं, उसके पास रोजगार नहीं। क्या ये इंसानियत है? क्या इतने सालों की आजादी के बाद हमारे समाज के लोगों के पास सिर्फ एक ही जरिया रह गया? पूरी जवानी अपनी बीवी और से दूर रहेगा, पिता से दूर रहेगा। क्या इन दोषियों के चेहरे से निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? ये सारे सवाल इस बात को है। और अभी इन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि हम राज में आ गए तो महंगाई को रोकने की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। रैली निकाली, मुस्लिम मुसाफिरखाने से भी रैली निकालते हैं, तो वहां पर बिना बुलाए लोग मिल जाते हैं। धारा 370 के अंतवाद में भी रैली निकाली इन्होंने। ट्रिपल तलाक भी इनको मंजूर नहीं था कि पेट्रोल और डीजल, जब भी घरेलू बिजली का बिल आएगा नेताजी 24 पैसे प्रति यूनिट और बढ़ाएगा। एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर वो तीसरी लगी के साथ में लगा रही। सबसे ज्यादा मंडी टैक्स राजस्थान में है। सही कह रहे हैं, सोलर पैनल की रेट को कम कर दी। क्या है इस प्रकार इस महंगाई की मार से जो इनका वोट बैंक है उसको तो उन्होंने दिला रखी है। अभी लंपी की बीमारी से हमारा गोवंश काल का लुप्त हुआ, आज भी हो रहा है। यहाँ पर हम सब लोगों में 10 लोग गाय और भैंस पालते हैं। पहले लंपी गायों में थी, भैंसों में चली गई, ओसिया साइड में हिरणों में चली गई। प्रबंध कर सकी सरकार? ये स्टेट सब्जेक्ट है। पशुपालन राज्य सूची का विषय है। क्या दवाई वैक्सीन का कोई प्रबंध कर पाई सरकार? इन सारी बातों को लेकर आज हालात ये है कि गांव में पशुओं के कंकाल पड़े हैं, उनका वैज्ञानिक ढंग से उनका को धक्का भी दी। किसान के कर्जा माफी की बात को मैंने पहला जिक्र किया। बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी धरती का सीना चीरकरण पैदा कर रहे हैं। हो गया कर्जा माफ। जिन्होंने कॉमर्शियल बैंकों से लोन लिया, शेड्यूल बैंक से लिया, नोटिफाइड बैंक से लिया, उनसे कहा कि 31 मार्च 2018 तक जो फसली ऋण है वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। हम 3 बार विधानसभा में बोल गए। जिस किसी काम को इनको
दफ्तर दाखिल करना, उसमें कल्ला जी का नाम देखो, कमेटी बना दी, वो अल्लाह जी के पास चली जाती है। कल्ला कमेटी बनाई, किसानों के 1,35,000 किसानों के खाते एमपीए किए, और कितनी बड़ी संख्या में किसानों की जमीन नीलाम हुई। हनुमानगढ़ गंगानगर में फांसी के फंदे पर असराज झूल गया, खुदाराम झूल गया, वीडियो बनाकर झूल गया। ये कर्जा माफी के नाम पर झुंझुना नहीं पकड़ाते, तो मैं इसका कोई प्रबंध करता, मैं इनके भरोसे रह गया, तो मेरे पर मांगने वाले लगातार दबाव कर रहे हैं, मैं अपना जीवन खत्म कर रहा हूं। क्या हुआ इसका? रवि बिजली की बात को लेकर विधानसभा में बहस थी, तो मैंने कहा भाई ये आपने कहा था ना किसानों, वो समय आ गया दिन में बिजली देंगे, 16 दिनों में तो देनी चालू कर दी, इस साल 17 में और दे दूंगा। दिन में तारे दिखाई दे रहे, बिजली के तारों में गिरफ्त नहीं। अभी 24 पैसे मैंने कहा अभी बिजली का फ्यूल चार्ज बढ़ा हुआ है। कोयले घर खरीदने की बात आई, अडानी जी का नाम को लेकर हम लोग प्लान करते हैं। राजस्थान के अंदर उन्होंने 1104 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल लिया था, तो कोयला खरीदा, मैंने विधानसभा में से पूछा। ये आरटीपी एक्ट बनाया, सिंगल टेंडर पर आपने 18,000 मेट्रिक टन के आधार पर ये कोयला खरीदा, तो कैसे खरीदा? अभी इन्हीं अडानी जी का एक राजवेश पावर है, उसके अंदर कोयले के दरों के अंतर को लेकर मामला चला। 500 करोड़ रुपए 35 महीने तक हर आपने मैंने सबने दिए, 5 पैसे प्रति यूनिट के 5200 करोड़ रुपए के बदले में दिए, और वो वापस फैसला कर दिया 7 पैसे और 2 साल, क्योंकि कोयले के डिफरेंस के 7,000 कुछ करोड़ रुपए देने। कैसी लूट है ये? आपने सही कहा कि सोलर के अंदर जो पहले 3 रुपए 17 पैसे के हिसाब से बिजली हमारी जाया करती थी ग्रिड को, उसको 2 रुपए कर दी। इनको महंगी बिजली खरीदी है। ये सारी बातें इस बात का की तरफ संकेत कर रही है। हालात क्या है? एक दो नहीं, 2019 में 12,470 करोड़ की बिजली खरीदी उन्होंने, 2020-21 में 13,793 करोड़, 17 रुपए यूनिट तक। हमारे सोलर की एनर्जी 13,000 से ज्यादा हमारे सोलर के प्लांट लगे हैं, 3300 लगभग 3300 यूनिट हमारे यहाँ रहती है, बाकी सारे बात, क्योंकि वो उस बिजली का उपयोग यहाँ कर ले तो महंगी बिजली कैसे खरीदे, कोयला कैसे खरीदे, भ्रष्टाचार कैसे करें? ये सारी बातें रबी बाजरे की फसल आ रही, बहुत से लोग किसान बैठे हैं। हरियाणा में 2350 रुपए में मिनिमम स्पॉट प्राइस पर बाजरा बिक जाता है, हमारे यहाँ 1300-1400 रुपए क्विंटल में किसान बाजरा बेचने के लिए मजबूर है। सरकार को किसान से सहानुभूति, हम सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है हिंदुस्तान। ये हालात है मुल्क में। रबी कई बातें यहाँ कही गई, निश्चित तौर पर जब बात चली, इन्होंने विधानसभा में वादा किया था जहां उर्दू की तालीम के साथ 20 बच्चे जुड़े हैं वो प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय में अगर 10 बच्चे मिलेंगे तो उसमें भी एक टीचर लगाएंगे, हमें 3rd ग्रेड टीचर लगाएंगे। 4 साल बीतने के बाद जब एक अध्यापक नहीं लगाया तो हमारे वो क्याम खानी अमीन क्याम खानी ने आवाज उठा दी, निलंबित कर दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। आज मदरसा बोर्ड बना, पूरा बोर्ड का गठन नहीं, 3300 पंजीकृत मदरसों में 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं, किताब बटी। आज मदरसों से 25 करोड़ के आधुनिकीकरण की बात तो हवा में उड़ गई। ये बहुत सी बातें ऐसी है जिनके बारे में निश्चित तौर पर चर्चा करनी चाहिए।
ये जो 25% की आबादी है, मुसलमानों को आधारभूत संरचनाओं में पैसा मिलता है, सीधा मिलता है, मेरे शहर में भी मिलता है। हमारी क्या क्या बात, क्या क्या काम हो, इसके बारे में हमारे अध्यक्ष की जब बात आएगी तब जरूर होगा। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के साथ आपको और हमें जुड़कर हमारी इन योजनाओं का लाभ उनके पास पहुंचे, इसका काम भी आपको और हमको सबको मिलकर करना है। और मैं समझता हूं कि चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे खाओ कमाओ का मामला हो, चाहे उस्तादी योजना हो, मैं उन योजनाओं पर लंबा जिक्र करूंगा तो मेरी बात को लंबी कर दूंगा। पर ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं को उस अल्पसंख्यक समुदाय के घर तक कौन पहुंचाएगा? आज किसान के सम्मान में किसान निधि मिलती है। राजस्थान के अंदर 14,000 करोड़ से ज्यादा पैसा गया। क्या मोदी जी ने ये कहा कि ये पैसा सिर्फ हिंदू के घर में जाएगा, अल्पसंख्यक के घर में नहीं जाएगा? आज प्रधानमंत्री आवास योजना का मैंने जिक्र किया। मैं पंचायत राज का मंत्री था, 13 लाख मकान हमने एक साथ स्वीकृत किए। अब तक 16 लाख मकान बन गए। क्या उसके अंदर कोई इस तरह की नीति बनी कि एक समुदाय का बनेगा, दूसरा समुदाय का नहीं बनेगा? क्या ये जो छात्रवृत्ति मिलती है हमारे बच्चों को, और प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, क्या ये हमारी नई मंजिल, नई उड़ान, नई रोशनी, कौशल के साथ जुड़ने का काम, इन सारे कामों को कौन करेगा? इन सारे कामों पर वो तभी होगा, ये सारी बातें आगे बढ़ेगी जब वो लोग जो इस बेजुबान समाज को जुबान देने की क्षमता रखते हैं वो आगे बढ़ेगी। सरकार की विफलताएं सामने खड़ी है, और सरकार की पैदाइश करने में सबसे बड़ा सहयोग जिस समाज का है, जिस समुदाय का है, उनको जगाने का वक्त आ गया। उनको जगाने के लिए आज का ये मोर्चा, आज के मोर्चे के सत्र मील का पत्थर साबित होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं उन बातों पर ज्यादा नहीं कर सकता, जिन बातों को लेकर साहब की अगुवाई के अंदर आपने आंदोलन किया, पर यह हरवाल दस्ता है, और मैं समझता हूँ हमें नैरेटिव को तोड़ना है, परसेप्शन को तोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी आपसे दूर नहीं, मुल्क लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का सदैव सहकार रहा है, स्नेह रहा है। हम सब लोग इस मुल्क को मादरे वतन कहते हैं, और वतन पर जान देना इस समाज की परंपरा रही है। मैंने बताया आपको कितने लोगों ने कुर्बानी, और उसी प्रकार के समाज के निर्माण में हम सब लोग जुटे, एक होकर जुटे, हौसले के साथ जुटे, और उसके बाद मन में यह भाव नहीं रखे। लोग कहते रहेंगे, लोग बात करते रहेंगे, समय, काल और चक्र कभी रुकता नहीं, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, और यही अल्पसंख्यक समाज जो कल तक कांग्रेस की जड़ों के अंदर वोट का दूध डालता था, अब तेजाब डालेगा तो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेगा। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें रह गई, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।